वो शिक्षक हैं बहुत ही मारक और अब हैं आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक। अवध ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईमानदारी से मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप अभी नेता नए नए हैं, शिक्षक पुराने हैं। एक सबसे बड़ा इस वक्त का मुद्दा बना हुआ है, वो एक है शीश महल, दूसरा है भ्रष्टाचार का आरोप। मोदी जी पे भी तो गोधरा का आरोप था। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि युद्ध के मैदान में किसी को मारने से पहले उसका चारित्रिक हनन करता। भाई आम जनता तो हर बात कनेक्ट नहीं कर पाएगी। एलजी क्या होता है, वो तो कहती भैया एलजी का टीवी आता है। मैंने कहा नहीं एलजी, हाँ वही फ्रिज है हमारे यहाँ। यूपी का विधायक बाहुबली है और दिल्ली का विधायक सामान्य नागरिक से भी सामान्य है। अल्पबली है। नहीं अल्पबली भी नहीं है, नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ नियम बनाने वाला कभी भी नियम नहीं बदल सकता है। तो सब तो बढ़िया चल रहा था, क्या ऐसा क्या लगा कि भाई चलो अब राजनीति की तरफ बढ़ा जाए? अब कुछ बचा नहीं था, अब बस आराम से बैठे हैं, पैसा आ रहा है, फोन मिला रहे हैं और चौबे का हाल है। युद्ध खत्म हो गया था, चुनौतियां खत्म हो गई थी, तो रोमांच के चक्कर में कर लिए बस। गुरुजी ने बताया, ऐलान किया कि भैया हम आ रहे हैं राजनीति में, तो गुरुजी के चेले क्या बोले? अरे बोले वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक जुमला चलता है कि नीतीश जी सबके हैं, कि ये भी बोला जाता है अवध ओझा जी जो है ना सबके हैं, हर पार्टी में इनके दोस्त यार लोग हैं। कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा दोस्त हैं आपके, आम आदमी पार्टी छोड़ के? सबसे ज्यादा दोस्त कांग्रेस में है। मंत्री बन जाएंगे जब आप, मान लें? नहीं हम तो नहीं माने। अच्छा चलिए, हम माने ले रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं। माना कि अवध ओझा जी बराबर एक्स बराबर मंत्री बन गए, तो फिर एकदम तैयार रहेंगे आप सवालों वालों के लिए? सुन के मजा बहुत आ रहा है। सवाल का जवाब दें या ना दें, लेकिन ये बात सुन के अंदर से इतना मजा आ रहा है। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आज हमारे शो में जो मेहमान हैं वो शिक्षक हैं बहुत ही मारक और अब हैं आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक। पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक के उम्मीदवार हैं, विधानसभा चुनाव में खड़े हुए हैं और अवध ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी इस समय मेहनत चल रही है एकदम। वैसे तो आपकी बोलने की लेक्चर्स की लंबे लंबे लेक्चर्स की आदत है, लेकिन ये शिक्षक के तौर पर जनता के बीच मतलब स्टूडेंट्स के बीच में जाना और फिर वोट मांगने के लिए बतौर नेता जनता के बीच में जाना, इन दो में किस तरीके का अंतर अभी तक आपको महसूस हुआ है? दोनों में धैर्य और विजन की बड़ी आवश्यकता होती है जी। क्योंकि आप जब स्टूडेंट के बीच में होते हैं तो आप कुछ समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। वहाँ भी बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको आपकी बात समझ में नहीं आती। जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फिर वही चीज़ पब्लिक के बीच होती। पब्लिक को क्या होता है कि पब्लिक को बहुत सारी बातें कनेक्ट नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने भाई कई लोगों को देखा, 25-30 साल की उम्र में लोगों ने कहा अपने पेरेंट्स से कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। भैया पाल पोस के बड़ा कर दिया, कमाने खाने लायक कर दिया, और क्या चाहते हो? ऐसे ही केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो इस दिल्ली की जनता को कनेक्ट नहीं हो पाता कभी कभी। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स, यही तो किसी राष्ट्र की शक्ति है। और मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है। ठीक बात। तो केजरीवाल जी ने क्या किया, कहा भैया आप लोग जो कमा रहे हो कमाओ, हम आपकी कमाई में बचत कराएंगे। अब जब परिवारों का पैसा बचेगा तो बचा हुआ पैसा कहाँ लगेगा? शिक्षा में लगेगा, स्वास्थ्य में लगेगा। तो पानी का बिल, बिजली का बिल, मोहल्ला क्लिनिक, तीर्थ यात्रा। अब जैसा परिवार मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो विजन और पेशेंस ये टीचर और नेता में होना अनिवार्य है कि दोनों को सामने वाले को अपना कॉन्सेप्ट समझाना है। तो जनता समझ रही कॉन्सेप्ट? बहुत मतलब समझ कर रही, समझती तो पहले से ही थी, कनेक्ट कर रही उसको कि हाँ भैया ये बात है, ये तो हमने नहीं सोचा। हमने कहा 2100 रुपये महीने केजरीवाल जी आपको देने जा रहे हैं। तो मैंने कहा जो सामान्य परिवार हैं, सामान्य घर हैं, तो मैंने एक बहन से पूछा कि बहन 2100 रुपये पाओगी तो क्या करोगी? कही भैया हमारे लड़के ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे थे, हम उनको पढ़ाएंगे। कितनी बड़ी बात है। जो सामान्य परिवार है, सामान्य, और उनको अगर 2100 रुपये, तो वो बेचारी हमसे कह रही भैया अगर हमको 2100 रुपये मिलेगा ना तो मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाऊंगी।
अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से, मतलब हम एक पत्रकार हैं लेकिन हम एक जनता भी हैं, हम भी उसी का पार्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उम्मीदों का जो बार था ना जनता का, वो एकदम ऐसा सेट हुआ था कि हम लोगों ने, सबने, इनफैक्ट जो दिल्ली के ही लोग नहीं, पूरे देश भर में हम लोगों ने एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखा था। क्या उस एक्सपेक्टेशन का बार जो सेट हुआ, पॉलिटिक्स में आने के बाद फिर चीज़ें बदलती हैं, आपको व्यवहारिक तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है, जो राजनीति के पहले कुछ अलग दिखते हैं। तो क्या वो जो बार एक्सपेक्टेशन का बहुत ज़्यादा सेट हो गया है, पब्लिक के बीच में जब आप जाते हैं तो क्या पब्लिक उसी चश्मे से देखने की कोशिश करती है जो एक्सपेक्टेशन का बार उनके दिमाग में सेट हुआ था, लेकिन यथार्थ में चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी अलग होती हैं? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी अफ्रीका में एक मुकाम पाकर आए थे, एक स्टैंडर्ड स्थापित करके आए थे, अचीवमेंट करके आए थे। तो भारत में भी लोगों को उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत थी। ट्रू। जब असहयोग आंदोलन रुका 1922 में, तो कई सारे नेताओं ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। सुभाष चंद्र बोस जी नाराज हो गए, मतलब हर आदमी दुखी था, क्योंकि गांधी जी ने कहा स्वराज, और स्वराज का कहीं आता पता नहीं। तो नेता को पता होता है कि कैसे चरणबद्ध तरीके से चलना है। गांधी जी को पता था कि सबसे पहला काम यह करना है कि जनता को जागृत करना है, क्योंकि मामला जनता का है, लड़ना जनता को है। अब 1922 में मुट्ठी भर लोग खड़े थे, गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। 1942 में करो या मरो, पूरा भारत खड़ा था। तो गांधी जी ने जनता से कहा तुम लोग परेशान हो? बोले साहब हाँ। बोले कौन परेशान कर लो? ये अंग्रेज कर रहे हैं। तो बोले समझ लो। वही हाल अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। पहला काम यह करना है कि ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्सेप्ट को इस जनता को समझाना है कि भैया तुम ताकतवर कैसे बनोगे। परिवार, समाज, राष्ट्र, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले हम कूद के राष्ट्र पे थोड़ी पहुंच जाएंगे। आज दिल्ली में, कल मैं था शशि गार्डन में, वो शायद क्लिपिंग होगी, मैं वीडियो भिजवाऊंगा। तो उसमें एक चचा मिले। चचा ने कहा कि भैया सरकारी स्कूल में पढ़ के अंबेडकर एक्सेलेंस प्रोग्राम ज्वाइन करके मेरा लड़का आईआईटी क्वालिफाई कर लिया। झुग्गी का रहने वाला आदमी। मैं क्लिप भिजवा दूंगा, आप उस क्लिप को इसी जगह पे ऐड कर दीजिएगा। झुग्गी का, स्लम का रहने वाला आदमी मुझसे बोला कि अंबेडकर एक्सेलेंस प्रोग्राम ज्वाइन करके मेरा बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर लिया। तो अब धीरे धीरे लोगों को कनेक्ट हो रहा है ना। वो जो विजन होता है, विजन हमें लगता है, बताओ बहुत लोग होते हैं ना कि अरे गांधी जी अगर 1922 में सरेंडर नहीं करते तो 22 में आज़ादी मिल जाती। कहाँ मिल जाती आज़ादी? राजनीतिक परिवर्तन तुरंत होते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। बहुत बड़ी बात कही। और जनता के पास थोड़ा सा धैर्य का अभाव होता है। जनता कहती है कि जब रामचंद्र जी पुल बना सकते हैं समंदर पे तो घसीट लाए होते रावण को। ऐसा नहीं होता बाबूजी। वो हमें पता होता है कि हम जब जनता के बीच जाते हैं, उससे बातें करते हैं, तो हमें पता होता है कि यार कल ही हमसे थोड़ा सा नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये तो सोच रहा अभी, पर वो चरणबद्ध है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ। 1922 की कहानी 42 में जाके पूरी हुई। तो हम सबको समझना होगा, सहयोग करना होगा। 1787 में अमेरिका स्लम एरिया है, 13 स्टेट है, झोपड़पट्टी, झुग्गी। और 1947 में वर्ल्ड पावर है। एक दिन में थोड़ी होगा। तो आपको लगता है कि जो दिशा पकड़ रखी है उस तरफ बढ़ने की, क्योंकि आप जिस धैर्य की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आप आम आदमी पार्टी के कंटेक्स्ट में कह रहे हो कि आपको उतना वक्त अभी नहीं हुआ है, लेकिन देश के अगर पर्सपेक्टिव में हम बात करें, उसको स्केल में लेकर के करें, तो 47 से लेकर के आज भी मुद्दे हमारे क्या हैं। मतलब अगर मैं इस कंस्टिट्यूएंसी की भी बात करूं, जिस पे हम अभी बात करेंगे भी, तो पानी की समस्या यहाँ की समस्या है, लोग बोल रहे हैं। बिजली की समस्या लोगों की यहाँ की नहीं है उतनी बड़ी, लेकिन अभी भी देश की अगर हम बात करें तो समस्या है। सड़क की समस्या आज भी लोग उठा रहे हैं, अस्पतालों के बारे में आज भी बात कर रहे हैं। तो शायद जो ये धैर्य की बात आप कर रहे हैं, ये पूरे अगर देश के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो शायद
अब वो इसलिए अधीर हो जा रहे हैं लोग क्योंकि लोग बहुत झेल गए। अभी हाल में मैं एम्स पे एक रिपोर्ट करके आया हूँ, रैन बसेरे जो बाहर लोग इलाज के लिए आते हैं, सर पूरी पूरी रात 10 डिग्री 8 डिग्री पे वो रात को बाहर सो रहे हैं। तो वो कैसे धैर्य करेगा? लाइन में लग रहा है, हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, हमारे नेता वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, और उसके बाद अगर इलाज पाना हो तो इस स्थिति में जाकर के इलाज मिलता है, तो वो धैर्य लाए कहाँ से? बिल्कुल सही बात है। चक्कर ये होता है ना कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी तो स्थिति बहुत ख़राब थी। एग्रीकल्चर 400 मिलियन रूरल डेप्ट, ठीक बात है। हमारा इंपोर्ट हाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ था ही नहीं, खाने को गेहूं नहीं, अमेरिका ने PL 480 दिया हमको, मतलब बहुत बुरी दयनीय स्थिति। ना USSR पैसा देने को तैयार था, ना US तैयार था, मार्शल प्लान, मोलेटोवा प्लान। तो नेहरू जी ने कहा यार एक काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कमीशन बनाया। तो पहला प्लान किस पे आया? एग्रीकल्चर पर, क्योंकि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। तो हमने पहला प्लान एग्रीकल्चर पर लेकर, तभी वो गाना बना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वो गाना नहीं था, वो इंडिया की फर्स्ट 5 ईयर प्लान का चर्चा थी। सोना मतलब गेहूं, मोती मतलब कपास, और हीरा मतलब गन्ना। तो ऐसे ही हमने भी अब चीज़ें, आज की डेट में हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। 1970s में हमने नारा दिया था हम दो हमारे दो, पर किसी कारणवश हम उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। एक्चुअली होता क्या है कि जनता से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है कि सरकार को पूरी सुविधा स्टेट को देनी पड़ती है। अगर हम परिवार वालों से कहते हैं कि भाई आप 2 बच्चे करें, तो हम 2 बच्चों की सिक्योरिटी भी दें, लेकिन हमारे पास ऐसी स्थितियां थी नहीं, बच्चे पैदा होते थे और मरते थे। तो हम एक ऐसी दिशा में बढ़े जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। यहीं की बात कर लो, पटपटगंज की बात कर ठीक लो। है। जिस वक्त यहाँ सीवर पाइपलाइन सब पड़ा, तब यहाँ 50 लोग रहते थे, आज यहाँ 50,000 लोग रहते हैं। तो सिस्टम तो वही है ना, CC तो इंजन का पुराना वाला ही है। मतलब TVS चैम्प पे पहले 2 लोग बैठते थे, अब 200 लोग बैठने की तैयारी कर रहे हैं। चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करूँगा, ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, ये तो राज्य को जानकारी थी भाई, कांग्रेस को भी पता था कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हमें उसका तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़े तो पानी, सीवर, इन सब का भी स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए था। तो पहले की सरकारों ने थोड़ा सा उसको निगलेक्ट किया कि चलता है। जैसे हमारे यहाँ जब किसी को बुखार होता है तो बाजार से डोलो ले आता है, तो 28 दिन डोलो खाता है। 28 दिन बाद जब वो लेट जाता है और जाता है अस्पताल, अगर तीसरे दिन ही चला जाए तो बहुत कुछ बच जाए। 28 दिन बाद जब वो जाता है तो पता चलता है कैंसर का 3रा स्टेज है, तब भी व्यवस्था है योग आयुर्वेद से, तब भी ठीक होगा, ऐसा नहीं ठीक होगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमने वही अब रास्ता अपनाया। 30 साल पहले जब लिबरलाइजेशन हुआ और शहरों में भीड़ बढ़ने लगी, उस वक्त की सरकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें इस चीज़ को अब मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें बहुत भयावह हो जाएंगी। आज हो गई, तो जब आज हो गई तो जनता को ये थोड़ी पता है कि यार 1991 में LPG हुआ था, LPG से लोग शहर में आना शुरू, उसको क्या पता हो। तो LPG मतलब सिलेंडर मानेगी, यार सिलेंडर इसमें क्या हो जाए। सही बात। तो अब एक युद्ध स्तर पर इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने की योजना बनानी पड़ेगी, जो कि शायद हमारे नेता केजरीवाल जी उस पर चर्चा कर भी रहे थे, और उसको हम इस बार सरकार आएगी तो उसको लागू भी करेंगे। ठीक बात है। अवध जी, जब आप गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह इस तरीके के जब रेफरेंसेस आप देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति अभी हो रही है, जब उल जलूल बयानबाजी हो रही है, जब एक दूसरे के ऊपर किसी भी नीचे तक के स्तर तक जा कर के हमलावर हैं लोग, महिलाओं को लेकर के भी कैसे भी कोई भी बयान दे रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि कोई इंसान आकर के इस तरीके के रेफरेंसेस दे रहा है, बात कर रहा है, ये एक बहुत होप है।
लेकिन क्या ईमानदारी से, मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप अभी नेता नए नए हैं, शिक्षक पुराने हैं, कि क्या आपको लगता है कि 2025 में हम जहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत अच्छी राजनीति करने के उद्देश्य से आए हुए लोगों को देखा कि उन्हें क्या क्या करना पड़ा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बड़ा डिफ़िकल्ट है ये। अभी एक मैं बात बताना और चाहूँगा। अभी एकदम नई नई ताज़ी एक सीरीज़ आई है, वेब सीरीज़ पाताल लोक। तो उसमें 2 पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाला है जिसने सिस्टम को समझ लिया, एक पुलिस वाला है जो लड़ रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, परेशान है, फैमिली परेशान है, लेकिन वो पाताल लोक में हाथीराम चौधरी लड़े पड़ा है। सीरीज़ का आखिरी एपिसोड पे पहुंच रहे हैं, दोनों पुलिस वाले एक साथ खड़े हैं गाड़ी के बाहर। तो जो बदल चुका है अपने आप को, वो पुलिस वाला बोलता है ईमानदार हाथीराम चौधरी से कि तुमको पता है हाथीराम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम एक ऐसी नाव है जिसमें छेद है, ये सबको पता है। तू नाव बचा रहा है, मैं खुद को बचा रहा हूँ। तो 2025 में क्या लगता है कि इस तरीके की ईमानदारी जो आप जिसकी बात करते हैं वो एग्जिस्ट करती भी है, या उसके साथ कुछ किया जा सकता है? गीता में एक बड़ा प्यारा श्लोक है और बड़ा जबरदस्त वाला भी है, बड़ा व्यवहारिक। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब व्यवस्थाएं बिगड़ने के चरम पर पहुंची हैं, तो वहीं से एक नई शुरुआत भी हुई। युद्ध हुआ है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी नाव की छेद को बनाने की कोशिश करेगा वो शिकार तो होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। भाई आम आदमी पार्टी के नेताओं को सबको उठा के जेल में बंद कर दिया, सबको, एक एक नेता को उठाकर जेल में बंद कर दिया। जबकि अगर हम देखें विपक्ष की तरफ, तो विपक्ष के ऐसे ऐसे नेता थे जिन पे पॉस्को लगा हुआ था, ओपन लगा हुआ था। मतलब कोई छिपाने उपाने की बात नहीं थी, पूरा देश जानता था कि भाई साहब इनको पर पॉस्को लगा। उनको पुलिस वालों ने, सरकार ने टच ही नहीं किया। तो क्या जनता ये सब नहीं देख रही है? हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो, तो जनता भी तो देख रही है, वो नहीं देख रही है। जब भी कोई व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा, आज अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो विरोधी उनसे क्या कह रहे हैं? विरोधी उनसे यही कह रहे हैं जो डायलॉग अभी आपने हमसे मारा है कि केजरीवाल जी जानते हो तुम्हारी समस्या क्या है, कि हम लोग खुद को बचा रहे हैं, तुम नाव को बचा रहे हो। तो आपको लगता है कि ये जो करप्शन का जो चार्ज लगा और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो नाव में छेद है, ये पता होने के बाद भी नाव बचा रहे हैं? बिल्कुल बचा रहे काम। कुछ लोग होते हैं ना जो आपके स्टेप को पकड़ लेते हैं। बहुत कोई पकड़ पाए ना पकड़ पाए, लोग पकड़ लेते हैं कि आदमी कर क्या रहा है, पकड़ लेते हैं लोग। जैसे गांधी जी को अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए, उनको लगा ये संत महात्मा आदमी ये क्या करेगा यार। 1922 में जब वो जेल गए तो कांग्रेस में झगड़ा हो गया आपस में, स्वराजिस्ट और गांधीइट्स दोनों झगड़ा हो गया। कांग्रेस टूटने वाली थी, गांधी जेल में थे, और सीआर दास कह रहे थे कि हम अंग्रेजों को असेंबली में जाएंगे, इनको काम नहीं करने देंगे। तो अंग्रेज, तो गांधी ने जेल में कहा कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। 6 साल की सजा थी, 24 में छोड़ दिया। 24 में गांधी बाहर निकले, कांग्रेस की अध्यक्षता की और स्टेटमेंट दिया कि स्वराजी सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेज वहाँ फेल कर गए, गांधी को समझ नहीं पाए। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अगल बगल बैठे हुए लोग पकड़ लेते हैं कि आदमी कर क्या रहा है। जैसे मैंने कहा मानव संसाधन का स्ट्रांग, अब जिस तरह का लड़का दिल्ली के स्कूलों से निकल रहा है, आज से ठीक 5 से 10 साल बाद मैं यहाँ सनशाइन चौक पर जनसभा ले रहा था। एक लड़की फ्रेंच बोल रही थी, क्लास 8 की लड़की। हमारी अपनी कार्यकर्ता परी खान यहीं पीछे रहती मंडावली में, उसकी 2 बेटियां 9th और 10th में, वो मुझसे बॉन्ड, स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट पे चर्चा कर रही थी। तो विरोधियों को दिखाई पड़ रहा है कि स्लोली दिल्ली में एक ऐसा ग्रुप पैदा होता जा रहा है जो वो देखना शुरू करेगा जो केजरीवाल जी देख रहे हैं कि अच्छा यहां से कर रहे हो, बाहर से पेंट नहीं करना है। एक सुधार क्या होता है,
कि बाहर से पेंट कानून बना दिया। एक सुधार अंदर से होता है, अवेयरनेस, जागरूकता, वो ज़्यादा खतरनाक है। जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एक सबसे बड़ा इस वक्त अगर देखें कि विपक्ष के अगर हम देखें कि भाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें जो एक सबसे बड़ा इस वक्त का मुद्दा बना हुआ है वो एक है शीश महल, दूसरा है भ्रष्टाचार का आरोप। जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, जब लोग आपके सामने डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या इसके सवाल आपके पास जब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? पहली बात तो मैं यही जानना चाहूँगा, सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1000 में से एक आदमी आता है। एक। तो वो जो सवाल आ रहा है वो गुस्से में आ रहा है या ये आ रहा है कि यार हमने आपसे देखिए बहुत उम्मीद की थी और आपने भी ये कर दिया? किस फॉर्म में आ रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब हमारे विपक्ष की जो पार्टी है 10, 20, 25 हजार वोट उसको भी तो मिलेगा। तो अगर 1000 में एक आदमी पूछ रहा है यानी 25,000 में 25, तो इतना तो बनता है। मतलब अगर वो इतना भी ना बोलेंगे तब तो सारा मामला ही इस विधानसभा में खत्म हो जाएगा। तो मैं उनसे कहता हूँ बड़ी सिंपल सी बात, मैं कहता हूँ अच्छा आप कह रहे हो भ्रष्टाचार का आरोप है और ये है वो है फलाना है ऐसा वैसा। कहते हैं हाँ। हमने कहा मोदी जी पे भी तो गोधरा का आरोप था। नहीं भैया वो नहीं था कि नहीं था? नहीं था तो भैया तो सीएम से रिजाइन कर दिए थे? नहीं नहीं भैया। तो किसका इंतजार किए? बोले न्यायालय के जजमेंट का। हमने कहा आप भी कर लो भाई, किसी भी निर्णय को कौन देगा? न्यायालय देगा। हम जज थोड़ी हैं, इंतजार कर लो। जब न्यायालय जो निर्णय देगा वो तुम भी स्वीकार कर लेना, हम भी स्वीकार कर लेंगे। भाई राम मंदिर का फैसला आया, सबने स्वीकार किया, न्यायालय का फैसला है। ठीक बात है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसको मैं अच्छे से इस पर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि आपकी 62 सीटें आई थी, मतलब कि आपको क्लियर मैंडेट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली वालों ने दिया है, भरोसा किया होगा, काम देखा होगा, शायद जो राजनीति आप कर रहे होंगे वो पसंद आई होगी, तभी आप आए। क्या ये वो लोग, एक तो आप ये कह रहे हैं कि भाई 25,000 वोट तो 20,000 वोट तो मिलेगा ही ना जो विपक्षी पार्टी है, ठीक बात है। तो क्या ये जो सवाल उठा रहे हैं या जो लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या ये सिर्फ बीजेपी के वोटर वाले लोग मिल रहे हैं या फिर ये वो लोग भी हैं जो जिनको कहीं ना कहीं वो एक लगा कि यार हमने आपसे बहुत उम्मीद की थी? क्या ऐसे लोग भी मिले? क्योंकि जो नैरेटिव एक बड़े स्तर पे जब चल जाए, पूरे पूरे दिन जब टीवी चैनल अखबार की ये हेडलाइन हो, उसके बीच में आपको क्या लगता है भाई हर वोटर तो इतना वो नहीं होगा ना जो आपकी आइडियोलॉजी से एकदम पक्का है, 100% है। करेक्ट करेक्ट। क्या वैसे लोग भी आ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। तो उनको बिल्कुल कैसे आ रहे डील हैं। कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्या आ रहे हैं। सवाल लेकर के आ रहे हैं? देखिए हमारा संगठन है और विधानसभा के स्तर पर है, फिर वार्ड के स्तर पर है, मंडल के स्तर पे है, बूथ के स्तर पे है। तो जब सभाएं होती हैं, जनसभाएं होती हैं, जब आज से थोड़ी हो रही हैं, जनसभाएं होती रहती हैं, तो जब उसमें चर्चा पर चर्चा होती है तो हमारे नेता जो अपने मंडल बूथ स्तर पे हैं ये सब आपस में चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। राजनीति में एक बड़ा प्यारा नियम है, बहुत मतलब उतना प्यारा नियम बहुत कम लोगों को समझ में आता है। कहते हैं युद्ध स्थल पर किसी को मारने से पहले, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, बहुत प्यारा नियम है, मैं इतिहास न पढ़ता तो इस नियम को समझ ही नहीं पाता, कि युद्ध के मैदान में किसी को मारने से पहले उसका चारित्रिक हनन कर दो, ये साबित कर दो कि आदमी गलत है, बुरा है, समाज के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। मैं उदाहरण दूं, बिल्कुल। सद्दाम हुसैन, पहला गल्फ वॉर, अमेरिका ने क्या कहा? WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अरे दुनिया ने कहा ऐसा है? बोले ऐसा। अरे बोले तो मारो इसको। आज तक ढूंढ रहे हैं WMD। रजिया कितना बढ़िया शासन कर रही थी, 4 साल का शासन आज तक इतिहास में अमर है रजिया का, और सबसे ज्यादा फेमस है न्याय के लिए। क्या किया उसके ऊपर? चरित्र का लांछन लगा दिया। क्योंकि किसी को मारने से पहले उसका जो सामाजिक जनाधार है उसको छीन लो, और सामाजिक जनाधार छीनने का सबसे प्यारा तरीका क्या है? उस पर आरोप लगाओ, उसका चारित्रिक हनन कराओ। ये राजनीति का सबसे बड़ा नियम है। भाई आम जनता तो हर बात कनेक्ट नहीं कर पाएगी। LG क्या होता है? वो तो कहती भैया LG का टीवी आता है। हमने कहा नहीं नहीं, LG हाँ हाँ वही फ्रिज है हमारे यहाँ।
30-40% लोग तो पता ही नहीं एलजी क्या है, दिल्ली हाफ स्टेट क्या है पता ही नहीं। भाई हमारे पूर्वांचली भाई हैं, गढ़वाली भाई हैं, बंगाली भाई हैं, तो ये अपने स्टेट वाला समझते हैं। भाई यूपी का विधायक बाहुबली है और दिल्ली का विधायक सामान्य नागरिक से भी सामान्य है। अल्पबली है। नहीं, अल्पबली भी नहीं है। तो यहाँ का आदमी तो यही सोचता है ना कि जैसे वहाँ सरकारें डिसीजन लेती तो यहाँ क्यों नहीं लेती। तो ये बात जब जनता के बीच डिस्कस होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कई बार मैंने सभाएं ली, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तब मैंने उनको समझाया कि भैया देखो ऐसा है ना, जब तुम किसी के चरित्र पर हमला करते हो, चरित्र पर, तो एक लोगों की जो सिंपैथी होती है उसके प्रति वो टूटने लगती है। जब तुम किसी के व्यक्तित्व पर हमला करते हो कि ये आदमी बेईमान है, ये आदमी खराब है, और साबित कर ले आते हो, तो आधा तो आपने उसको वैसे ही मार दिया। अगर सामान्य आदमी हो तो एक बार इल्जाम लगने पर दोबारा मोहल्ले में निकले ना, क्योंकि उसको तो ये सिद्धांत पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। आपका जैसे नाम होना शुरू होगा वैसे समाज आपकी तरफ देखना शुरू कर देगा और फिर हमला शुरू हो जाएगा। तो ये बात हमें अपने जनता से डिस्कस करनी होती है, समझानी होती है कि ये युद्ध के पहले का युद्ध है, ये झेल ले गए तो युद्ध में जीत सुनिश्चित है, और हम उससे बाहर निकल आए हैं। अब तो पूरा पटपटगंज विधानसभा में लोग खुद ही, कल रात में करीब यहाँ 700-800 लोग थे यहाँ पे, हाँ, व्यक्तिगत तौर पे भैया। तो ये तो होना ही है, इसको कौन रोक सकता है। जब मैं लोगों से, कुछ एक्सपर्ट से भी बात कर रहा था इस इंटरव्यू के पहले कि पटपड़गंज से ही अवध ओझा जी क्यों आए, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन जब कर रहा था, तो एक चीज़ जो मेरे सामने आई, आप बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि 3 बार यहाँ से मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे वो जीते, लेकिन आखिर में जो 2020 का चुनाव था उसमें जीत का मार्जिन बहुत हल्का था, 3000 वोटों से जीते। फिर हुआ ये कि भाई ये सब चीज़ें हो गई हैं, अभी आरोप लग गए हैं, इसके बाद उनको एक सेफ सीट देनी थी। अब सेफ सीट देने के लिए जस्टिफाई भी करना था कि हमारे नेता बड़े हैं, तो अवध ओझा जी इसके लिए एकदम परफेक्ट आदमी थे कि जस्टिफाई भी हो जाएगा, भैया शिक्षा क्रांति के एक दूसरे व्यक्ति हैं और ये सारा कुछ मामला सेटल हो जाएगा। इस बात की कितनी सच्चाई है? हर आदमी के पास नज़र है और नज़रिया है, दोनों बातें हैं। अब किसी के नज़रियों को तो रोका ही नहीं जा सकता, सबको हक है अपनी बात कहने का। आप गौर करो, बड़ी छोटी सी बात, संजय भाई, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये सब पार्टी का बड़ा नेतृत्व है, ये कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन संजीव झा, पुरानी विधायक हमारे, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। दुर्गेश भाई हमारे पाठक, अपनी विधानसभा में बेचारे इतना काम किए हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब कहीं से भी लड़ सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व है ना। नहीं बात समझ में आ रही? समझ आ रही है। ये पूरे दिल्ली राज्य के, हिंदुस्तान के नेता, इंडिया के, ये कहीं से लड़ सकते हैं। हर आदमी कहीं से नहीं लड़ सकता। तो जब मेरे सामने प्रश्न हुआ कि आपको अगर हम लड़ाना चाहें तो आप कहाँ से लड़ोगे, तो मैंने कहा भी सिसोदिया जी से ये बात नहीं, कहा नहीं, हम सब बैठे हुए थे, मैंने उनकी तरफ देखा तो मुस्कुराए वो, तो हमने कहा सर हम कहेंगे आप बुरा मान, बोले नहीं मानेंगे। हमने कहा हम पटपटगंज से लड़ना चाहते हैं, हमारे अपने बच्चे 100 मेरे साथ घूमते हैं यहाँ के, अपने, हमारा मेरा अपना परिवार 100-150 का परिवार, वो मेरे साथ यहाँ चलता है सड़कों पे, क्योंकि लोकल है वो, सब लोग उसको जानते हैं कि अरे भैया तिवारी परिवार है, ये तो ठाकुर साहब का परिवार है, ये तो गुप्ता जी का परिवार है, ये खान साहब का परिवार है। अब यही अगर मैं चला जाता नई दिल्ली, फिर कौन आता साथ में मेरे? फिर कौन आता मेरे साथ में? और बिना ताकतवर स्थानीय सपोर्ट के आप कहीं रुक नहीं सकते।
लेकिन आप तो स्टार प्रचारक हैं, स्टार आदमी हैं, आपको तो लोग इतना जान रहे हैं, क्यों नहीं आता? राजेश खन्ना भी स्टार थे। राजेश खन्ना छोटे स्टार थे। स्टार स्टार से कुछ नहीं होता। जब तक ताकतवर स्थानीय समर्थन आपके पास नहीं होगा, भाई अंग्रेज आए, भारत कब्जा किया, तो परमानेंट सेटलमेंट करके जमींदारी व्यवस्था पैदा की ना, कि एक ताकतवर समूह मेरे साथ खड़ा हो जाए। मैं इतिहास पढ़ा हूं, मैं उल्टी सीधी गलतियां नहीं करूंगा कि मैं स्टार हूं। पता लगा स्टार है तो डाले सब। नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। कहीं भी आप जा रहे हैं कोई काम करने, वहां का जब तक स्थानीय ताकतवर तबका आपके साथ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हार या जीत की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि हार या जीत वो तो अलग बात चीज होती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो जनता डिसाइड करेगी, मैं नहीं कर सकता। तो लेकिन मुझे एक यहाँ बहुत मजबूत स्थानीय सपोर्ट है। तो ये नियम है, यहाँ नियम बनाने वाला कभी भी नियम नहीं बदल सकता है। अच्छा, क्या रिस्पांस आ रहा है अभी जनता के बीच में, और सबसे चैलेंजिंग क्या आपको आ रहा है? देखिए, अच्छा तो सब बता ही रहे हैं, वो तो हमको ही पता है, वो हमारा जो व्यूअर होगा उसको ही पता है कि भैया आपके पास क्या क्या अच्छा बताने के लिए। चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज तो मैं नहीं कह सकता। जब कोई आदमी एसी में सफर कर रहा होता है ना, और एक बैग जनरल में कूद जाता है, तो आपको पता है क्या चैलेंज आएगा। ठीक बात है। किरदार बदलना। मतलब एक शिक्षक के रूप में आप सोचो, जहां हर आदमी आपको नमस्कार कर रहा है कि शिक्षक के रूप में कोई भी आ रहा है तो नमस्कार कर रहा है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डीजीपी हो, नेता हो, कि भैया हमारा बेटा है, भैया पढ़ रहा है, मठ साहब नमस्कार मठ साहब। अब उसका उल्टा हो गया है, क्योंकि मैं तो हो गया जनप्रतिनिधि और जनता हो गई राजा। किरदार बदल गया ना। अब डॉन का अमिताभ बच्चन, नवाब हलाल का अमिताभ बच्चन हो गया है। किरदार बदला कि नहीं बदला? सही बात। लेकिन चूंकि वो जो नायक है उसको पता है किरदार बदल गया है। अब रेबैन और मेबैक का चश्मे लगा के मैं लोगों के बीच नहीं जा सकता। अब वो मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं उनको संविधान ने राजा का पद दिया, हम भारत के लोग। तो वो बेचारा जो रिक्शा चला रहा है, मैं उसके पास भी जा रहा हूं, भैया नमस्कार। ये शुरुआत में बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन चूंकि दर्द इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि रोल बदल गया है। दर्द तब होता जब इस बात का एहसास नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना जिनको इस बात का एहसास नहीं होता कि रोल बदल गया। मैंने बहुत लोगों को चुनाव लड़ते देखा, अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, बेचारे निराश होकर भाग गए। क्यों? क्योंकि वो अपने उस पुराने रोल से बाहर ही नहीं निकल पाए। कोई डीजीपी अगर चुनाव लड़ेगा तो डीजीपी को तो पूरा प्रदेश जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। एक बैग वो उतर आया बेचारा जो मकान बना रहा मजदूर, उसको जाके कह रहा बाबूजी नमस्कार, वो तो ना कर पाएगा। ये करने के लिए इस बात का एहसास बहुत जरूरी है कि किरदार बदल गया है, अब मूवी बदल गई है, अब रोल बदल गया है। सब तो बोल रहे थे कि सब बहुत बढ़िया तो चल रहा था अपना, बढ़िया आप कोचिंग पढ़ा रहे थे, इतने बच्चे हर साल आपके फ़ैन बन रहे हैं, अपनी इकरा IAS वाईएस भी आपने उधर शुरू किया था, कानपुर में भी हमारे, तो सब तो बढ़िया चल रहा था। क्या ऐसा क्या लगा कि भाई चलो अब राजनीति की तरफ बढ़ा जाए, या फिर एक ट्रेंड है कि अभिनेता भी आ रहा है, हर कोई आ रहा है, तो लगा कि चलो चलते हैं? युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध खत्म हो गया था, एक जगह पे पहुंच गए थे, उसके बाद कुछ करने को बचा नहीं था। 25 साल का कैरियर, एक अच्छा प्यारा कैरियर, अब कुछ बचा नहीं था। अब बस आराम से बैठे हैं, पैसा आ रहा है, फोन मिला रहे हैं, और चौबे का हाल है, बनारस जा रहे हैं, बस यही सब हो रहा था। युद्ध खत्म हो गया था, चुनौतियां खत्म हो गई थी, रोमांच खत्म हो गया था। अब 500 लोग कम से कम गाली तो दे रहे हैं, कितना रोमांच पैदा हो गया। कोई कह रहा अपराधी है, अपराधी 19 केस उसके ऊपर चल रहा है। भैया इलेक्शन कमीशन में हलफनामा तो जमा किया है ना, उसमें तो मेंशन होगा। तो रोमांच के चक्कर में कर लिए बस। अच्छा, जब ये गुरुजी ने बताया, ऐलान किया कि भैया हम आ रहे हैं राजनीति में, तो गुरुजी के चेले क्या बोले? आपके तो चेले भी सब इतने बड़े बड़े, मतलब अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, IAS IPS ये सब लोग होंगे, तो क्या रिस्पांस आया उनका? अरे बोले वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो।
भाई हमारे शिष्य है ना, तो कहेंगे भी यही, आज सब यहाँ मौजूद है, कम से कम 60-70 लड़के यहाँ पे मौजूद हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा रेडी हूँ, और पूरा इलेक्शन लोगों ने संभाल रखा है। एक सवाल इस वक्त आम आदमी पार्टी के लगभग सभी लोगों के सामने आ रहा होगा कि एलजी को लेकर के जो आप लोग की टसल चलती रहती है वो तो अभी भी बनी रहेगी। भाई सरकार केंद्र में उनकी है, भाजपा की है, एलजी को लेकर के आप लोग का लगातार बना रहता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप लोग बदलाव लाना चाहते थे, कई सारे ऐसे बिल पेश थे, बहुत सारी चीज़ें हुई जिनमें एलजी ने रोड़ा अटकाया बतौर आम आदमी पार्टी। तो कैसे आप उससे कैसे मैनेज करेंगे? और क्या जनता ये नहीं पूछ रही आपसे कि भाई सरकार तो उनकी है, उनकी तरफ से सवाल नहीं आ रहा? मैं एलजी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ। एलजी होता क्या है, दिल्ली का प्रदेश चलता कैसे है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री, फिर जनता जवाब देगी इनको। अभी जनता को पता नहीं ना बहुसंख्यक, तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना दी जाए दिल्ली स्टेट और एलजी पर, पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हुए। फिर 29 का भी तो चुनाव आएगा, फिर 27 का भी आएगा, 25 में बिहार है ही, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। बार बार कौन समझाएगा, एक डॉक्यूमेंट्री बना दो। नहीं, फिर भी कुछ तो रोड मैप रखा होगा शायद कि कैसे डील करेंगे आप। डील करने का सबसे प्यारा तरीका होता है कि आप अपनी बात को जनता के सामने रखिए। अगर जनता को समझ में आता है ना कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर दिल्ली की जनता में पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ अगर बदमाशी होगी तो उसका असर बिहार पे पड़ेगा, यूपी पे पड़ेगा, बंगाल पे पड़ेगा, पंजाब पे पड़ा नहीं। पंजाब निकल गया हाथ से इनके, अब बिहार भी निकलेगा, यूपी भी निकलेगा। आप बिहार की बात कर रहे हैं और एक चीज़ में दिमाग में आ रही है बहुत खतरनाक। एक जुमला चलता है कि नीतीश जी सबके हैं। और जब आप राजनीति में आए तो ये भी बहुत सवाल आपसे बहुत लोग पूछ भी चुके हैं, इस पर बात भी कर चुके हैं, आप डिटेल जवाब दे भी चुके हैं बहुत लोगों को, कि ये भी बोला जाता है अवध ओझा जी जो है ना सबके हैं, हर पार्टी में इनके दोस्त यार लोग हैं, हर पार्टी से इनका उठना बैठना है, चाहे दीदी भैया दाऊ जो भी हैं। तो क्या है, मतलब ये सच्चाई है? कौन सी पार्टी में सबसे ज़्यादा दोस्त हैं आपके, आम आदमी पार्टी छोड़ के? सबसे ज़्यादा दोस्त कांग्रेस में है। फिर तो मामला सेफ है। नहीं, दोस्ती की बात ही तो दोस्त तो कहीं ना कहीं तो होंगे ही, तो सबसे ज़्यादा दोस्त वहीं पे हैं। अच्छा, बीबीसी के इंटरव्यू भी खूब बात हो चुकी है आपके, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका मीडिया को लेकर के, आप मीडिया की स्वतंत्रता पे क्या सोचते हैं? नहीं ऐसा है, हाँ बहुत प्यारी बात है। डेमोक्रेसी में जो फोर्थ पिलर है वो प्रेस है। ठीक बात। अब 1,50,50,000,000 की जनता को कैसे पता चलेगा कि उसके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ठीक बात। राजनीति और जनता के बीच जो कनेक्टिंग फैक्टर है वो है मीडिया। अगर मीडिया को हटा दिया जाए तो तानाशाही हो जाएगी, जनता को पता ही नहीं चलेगा। भाई जनता ने अपना प्रतिनिधि लोकसभा में बिठाया, अब जनता को कौन बताएगा कि तुम्हारा प्रतिनिधि क्या कर रहा है? आप बताओगे, प्रेस बताएगा। तो जिस कंट्री में प्रेस मजबूत होगा उस कंट्री की राजनीति मजबूत होगी। तो प्रेस को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, पूरी। हाँ, मतलब जिसको कहता ना कि कुछ भी पूछे, नेता का काम है जवाब देना। जनता जानना चाहती है आपसे, वो तो बैठी हुई है ना टीवी के सामने, कि जरा पूछो जरा मास्टर से कहा है आप ज्वाइन किया था। अब सब तो आगे हमसे पूछ नहीं सकते कि मास्टर तुम आप काहे ज्वाइन किए। अब यूपी में 25 करोड़ की जनसंख्या है, अब उसमें 20 करोड़ लोगों को जानना है कि अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की, तो आप ही के द्वारा तो जानेगा। और आप ही बीच से गायब हो गए या आप हमसे सवाल नहीं कर रहे हैं, तो जनता के साथ बेईमानी हो गई। सही बात। तो आप लोग, मीडिया के लोग, जनता की आंखें हो उनकी प्रतिनिधि और उसकी नीतियों पर नजर रखने के लिए। तो जब अगर मान लेते हैं, चलिए मंत्री बन जाएंगे, जब आप मान लें, नहीं हम तो नहीं मान। अच्छा चलिए हम माने ले रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं, माना कि अवध ओझा जी बराबर एक्स बराबर मंत्री बन गए, तो फिर एकदम तैयार रहेंगे आप सवालों वालों के लिए? सुन के मजा बहुत आ रहा है। सवाल का जवाब दें या ना दें,
लेकिन ये बात सुन के अंदर से इतना मजा आ रहा है, जैसे होता नहीं, एक अंदर फीलिंग हो रही कि एकदम अंदर तक एकदम झुरझुरी। सुन के मजा बहुत आ रहा है। और जवाब यही है कि भैया काहे नहीं देंगे जब जनता को सुनना ही है। और फिर एक बड़ी साधारण सी बात है, अगर मुझे पहचान और पैसा कमाना होता तो मेरा अपना जो काम था वो बहुत बड़ा सोर्स है पैसे का। ट्रू। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, उनको ना तो पहचान की ज़रूरत थी ना पैसे की। डॉक्टर अंबेडकर हैं, ना उनको पैसे की ना पहचान की। मैं आया ही हूँ शिक्षा व्यवस्था पे काम करने के लिए, इसलिए मैंने सीधे कहा कि मैं आया ही हूँ शिक्षा व्यवस्था पे, मुझे शिक्षा व्यवस्था पे काम ही करना है। कौन से 3 बड़े बदलाव लाना चाहेंगे आप जो आपके एजेंडे में सबसे ऊपर हैं कि अगर आपकी सरकार आती है, आप जीतते हैं, तो कौन से 3 ऐसे चीज़ें हैं जिनको ज़रूरत आपको लगती है ग्राउंड पे जाने के बाद कि भाई ये तो होना ही चाहिए? सबसे पहला काम करूँगा रैंचो मॉडल की एजुकेशन पैटर्न। ठीक है। 3 इडियट से मैंने ये वर्ड निकाला, रैंचो मॉडल। तो उसका एजुकेशन पैटर्न कि व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई में ही शीर्ष पे ना रहे, उसका व्यक्तित्व तो ऐसा हो कि वो जीवन की चुनौतियों को संभाल सके। अभी कोटा में फिर 2 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। हमने खुद स्टोरी कवर की है। कोटा में तो सर फैन जो है ना, हम गए, हमने खुद कवर किया है। तो हमने पूछा कि क्या आप लोग कर रहे हैं, तो जिन हॉस्टल्स में बच्चे रह रहे हैं बोले हमने साहब बाहर तो जाली लगा दी है, और पंखों में अगर बच्चा 10 किलो से ज़्यादा का कोई बाहर लटकेगा ना तो पंखा टूट जाएगा। तो ये तो हो रहा है बच्चों के सुसाइड रोकने ऐसे के लिए। शिक्षा से क्या फायदा जो जीवन में युद्ध करना न सिखाए। तो सबसे पहला काम ये होगा कि रैंचो मॉडल की शिक्षा लागू करेंगे। ठीक बात। दूसरा, मैं अपने विधानसभा की अगर बात करूं तो मेरा पहला टारगेट, वो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, यहाँ जो अभी सीवर की चुनौतियाँ बनी हुई हैं उन पर काम करना। क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि लोग मुझसे कोई सवाल नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ ये नाराज हैं, ये दुखी हैं, पर चूंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, हर घर में कोई ना कोई मुझसे पढ़ रहा है। ठीक बात। अच्छा, एक बात और है, पिछले 1 साल से मैं गीता पढ़ा रहा हूँ रे अवध ओझा चैनल पे, तो कोई ना कोई गीता देख रहा है। जैसे मैं किसी घर जा रहा हूँ तो कोई बुजुर्ग मिल जा रहा है, अरे मास्टर साहब क्या समझाया आपने माया को मास्टर साहब। तो मैं जान रहा हूँ कि लोग एक व्यवहार में, प्रेम में, संकोच में मुझे कुछ नहीं कह रहे। ये मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो सबका प्रेम मुझे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, मास्टर को कुछ नहीं बोलना है। कोई बोल भी दे रहा है तो उसी के साथ के 4 लोग डांट भी रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो माँ, अब भैया बनिए तब ठीक करिए। अरे भैया, हम कहा भैया। तो ये है। और तीसरा काम जो मैंने एक प्रायोरिटी बना रखी है, ड्राइव चलानी है मुझे फटफटगंज का, मुझे पूरी कंट्री में ही वो ड्राइव चलानी है, योग और ध्यान की। हम एक चीज़ से कट गए, ध्यान से। हमारी इतनी बड़ी गीता में लिखा है विजडम पर अब मुझे पता चला कि मैकाले ने हमको हमारे साथ क्या किया। मैं बार बार सोचता था कि मैकाले ने यार हमको कैसे इतना नीचे गिर दिया, हम इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं। तो मैं जब अंग्रेज आए तो बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट किया। जो सबसे पहली किताब उन्होंने ट्रांसलेट की वो थी गीता, विल्किंस ने। और गीता में विवेक को पैदा करने का सूत्र लिखा हुआ है द्वितीय अध्याय में, कि व्यक्ति जितना सेवा करेगा उसका ईगो कम होगा, जैसे ही ईगो कम होगा वैसे विवेक पैदा होगा। यही सूत्र ही है। विवेक कहीं से नहीं पैदा हो सकता, बस एक सूत्र है, जितना अहंकार कम होता जाएगा उतना विवेक बढ़ता जाएगा। तब मुझे पता चला कि ये मैकाले हमारे आश्रम सिस्टम के पीछे क्यों पड़ गया, क्यों इसने अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा हमारे देश में लागू की। क्योंकि उसको पता था इनको विवेक पैदा करने का सिद्धांत पता है, और विवेक आनंद का मार्ग है, स्वामी विवेक आनंद। तो ये तीसरी प्रायोरिटी है। इस वक्त जब से चुनाव का ये जोर दिल्ली में पकड़ा है, तब से एकदम ऐसा लग रहा है जैसे नहीं इश्तिहार सेल के चलते थे, वैसे ही फ्री के इश्तिहार एकदम। टीवी में तो फ्री का इश्तिहार चल रहा है, अखबारों में तो फ्री चल रहा है। तो आपने क्योंकि बहुत करीब से स्टेट को समझा है ना, आपने पढ़ाया है, समझाया है कि भाई बजट किस तरीके के बनते हैं, आपने समझाया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, कैसे सरकारें बजट बनाती हैं। ये सवाल इसलिए आपसे ज़रूरी है क्योंकि इतना करीबी शायद सारे नेताओं को नहीं मतलब होगा, लेकिन क्या फ्री की जो पॉलिसी है
एक वेलफेयर स्टेट में ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि देश का जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब तबका है, उस तक पहुँचें चीज़ें, फ्री हों, बिल्कुल हों। लेकिन इंडिया जैसे देश में, दिल्ली जैसे राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में ये फ्री का जो वो चल रहा है, हर पार्टी की तरफ से चल रहा है, वो क्या सस्टेनेबल मॉडल आपको लगता है? क्योंकि जिन जनता को आप ये फ्री दे भी रहे हैं ना, हम उनके बीच भी जा कर के आए हैं, उनमें भी से बहुत बड़ा एक तबका है जो खुल करके बोलता है कि भैया हमें मुफ्तखोरी नहीं चाहिए। सामान्य लोग ही हैं जो डीटीसी में चल रहे हैं, सामान्य लोग ही हैं जो चाय की टपरी पे मिल रहे हैं, उसमें से भी एक बहुत बड़ा वर्ग ये बोल रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आपने शायद सिसोदिया जी का ट्वीट नहीं देखा 2 दिन पहले का, क्या है? कि 32,000 करोड़ के बजट को हमने 75,000 करोड़ पहुंचा दिया। ठीक है, दिल्ली का बजट फायदे का बजट है। ठीक है। अब अगर किसी स्टेट का बजट घाटे का बजट है हम्म तो वहां पे तो ये नुकसान कर जाएगा। हम्म जैसे हम आपके वर्कर हैं और हमारी वजह से आपने 20 गुना फायदा कमाया, तो कुछ बोनस हमको भी तो देंगे। सही बात। तो वही दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार का बजट फायदे का बजट है, बाकी राज्यों का बजट, पहले आप अपने बजट को फायदे में तो लाओ, प्रॉफिट तो दिखाओ। 2 दिन पहले का ट्वीट है सिसोदिया जी का ट्विटर पे। तो हम करते हैं तो जायज़ है। जो लोग उधार पर अपना राज्य चला रहे हैं, लोन पर, वहाँ सुसाइडल है। एक तरफ तो आप लोन लिए जा रहे हो और दूसरी तरफ आप गाड़ियाँ खरीदे जा रहे हो, तो बैंकरप्सी तो आएगी ना। तो हमारा बजट फायदे में है, अपने फायदे में से आपको हिस्सा दे रहे हैं, वो जायज़ है। जिनका बजट नुकसान में है, वो वहाँ पर दिक्कत है। दिल्ली में नहीं उतनी समस्या है। स्टार प्रचारक बन गए हैं आप, क्या कुछ प्लानिंग अब तो बदल रही होगी? कहाँ कहीं और भी तो जाना आना पड़ेगा ना। अब जहाँ पार्टी दायित्व देगी वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये सब लाइनें कितनी सही हो जाती होंगी ना, जहाँ पार्टी कहेगी, जो दायित्व देगी। इससे पहले तो कभी बोले नहीं होंगे आप ये सब। मैंने कहा ना, किरदार बदल गया। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, इसमें भी हमको पता है कि आप क्या जवाब देंगे, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते हैं, मतलब ऐसे मन कर रहा है हमारा कि कौन लग रहा है यहाँ पर भाई, जो आपके सामने खड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र सिंह नेगी हैं और कांग्रेस से अनिल चौधरी हैं, दोनों लोग ही ठीक ठाक यहाँ पर स्थिति दिखती है। एक पहले विधायक रह चुके हैं, एक पिछली बार 3,000 वोट से हारे। अभी जब आप जा रहे हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों को जब आप देख रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है? प्रतिद्वंदी तब बहुत खतरनाक हो जाता है जब उसकी सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, मतलब लोग उसके दीवाने होते हैं। प्रतिद्वंदी तब खतरनाक नहीं होता जब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। प्रतिद्वंदी तो होता ही है, प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी है, लेकिन प्रतिद्वंदी तब खतरनाक है जब उसने अपने जीवन में एक स्टैंडर्ड पैदा कर रखा है। 500 लोग उसके घर पे सुबह जाते हैं सिर्फ प्रणाम करने के लिए। वो चुनाव लड़े और चाहे ना लड़े, लेकिन 500 लोग, उसने ऐसा व्यक्तित्व बना रखा है। लोग उसकी ईमानदारी के कायल हैं, लोग उसके समाज सेवा के कायल हैं, लोग उसके प्रेम के कायल हैं, दीवाने हैं लोग। तब प्रतिद्वंदी बहुत खतरनाक होता है। जब प्रतिद्वंदी के लोग ही उसका मजाक उड़ा रहे हो, जब प्रतिद्वंदी रकम न बोल पा रहा हो, कह रहा रकमन कमाए हैं, रकमन, कोचिंग से बहुत रकमन कमाए हैं, और उसी के लोग कह रहे हैं कि भैया रकम नहीं बोल पा रहा है। जब रकम नहीं बोल पा रहे हो, कहाँ, ठीक है चुनाव है, ये तो जनता है, वो तो सारा श्रेय उसको है। कोई नहीं कह सकता कि मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो जनता के हाथ में है। तो अगर कोई ये कह रहा हो कि भैया हम तो बस निकल गए, वो तो जनता ने डिसाइड कर रखा होगा कि फला आदमी को देना है। तो तीनों चारों आदमी का फोटो सामने रखेगी, पॉइंट लिखेगी, शिक्षक, दिशा निर्देशक, गीता पढ़ाने वाला, रामचरितमानस पर चर्चा करने वाला, फिर दूसरी फोटो के सामने लिखेगी भेदभाव करने वाला, सांप्रदायिक, लोगों को भड़काने वाला, वसूली करता। तब मुकुल भाई कहाँ टिक लगेगा? अब जनता को अपना भी तो दिखाना है कि वो कहाँ टिक लगा रही है। प्रतिद्वंद आमना सामना हुआ अभी तक एक बार? अरे कई बार। कैसे, मतलब सामने हमें जानना चाहते हैं, सामने से निकलता है कोई अपना प्रतिद्वंदी तो मैं तो जाता हूँ तुरंत, और विधायक जी क्या हाल है? अरे अरे विधायक जी बुला देते हो? हम तो विधायक जी दोनों आदमी बुलाते हैं।
हम तो दोनों आदमी विधायक जी कहते हैं। और विधायक जी कैसे? नहीं, किसी को सम्मान देने से आपकी इज्जत बढ़ती है। मतलब आपको किसी को प्रतिद्वंदी है, दुश्मनी थोड़ी है, एक कंपटीशन चल रहा है, तो जहाँ मिलते हैं मैं कहता हूँ और विधायक जी कैसे? अपने अपना जनता के दरबार में जाइए और अपना अपना दावा पेश अरे हम करिए। गए थे एडीएम क्या सब क्या अपनी फाइल जमा करने, तो हम तीनों लोग भी टकरा गए। तो हम भी थे, हमारे नेगी भाई भी थे, अनिल भाई थे। तो हमने नेगी जी को कहा और विधायक जी क्या हाल है? तो तुरंत अनिल भाई ने कहा क्या सर, आप पहले इसको सर्टिफिकेट दिए दे रहे हैं, विधायक हो गया है। तो वो एक सबको पता है कि भाई सब अपनी अपनी बात लेकर जनता तक जा रहे हैं। अच्छा है, ये राजनीति में जो एक सम्मान और जो शुचिता पवित्रता की बात हम करते हैं वो होना चाहिए। वो होना चाहिए, और वो हर पार्टी को हम बतौर जनता ये अपेक्षा करते हैं कि इसका वो करना चाहिए। आखिरी बातचीद के पड़ाव पे हम हैं, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है और हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पदयात्रा इस करना वक्त, हाँ हाँ, तो पद यात्रा ये सब जो कीवर्ड्स है राजनीति के वो सब भी एकदम शामिल हो गए हैं। तो लेकिन आप में तो पहले भी राजनीति का था, मतलब जब आप पढ़ाते भी थे ना, तो पोडियम में चढ़ने के बाद हम भी आईआईटी की तैयारी किए हैं, फाउंडेशन कोर्स, तो हमारे सामने भी हम भी वैसे ही पढ़े हैं उसी फॉर्मेट में। वो 1000 बच्चों की भीड़ में बैठे हुए हैं, माइक लगा के गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो उसमें जब आप पढ़ाते थे तो वो एक ठसक जो नेता वाली होती है ना, वो तो थी। हमको लगता था कभी ना कभी तो आएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहते हैं ना कि एक एक्चुअली इतना ज़्यादा पढ़ लिया थॉमस हॉब्स वगैरह को, तो पढ़ लिया और एक मन में एक इच्छा थी कि नहीं यार देश की राजनीति में हिस्सा लेना है। और मैं लोगों को अपील भी करता हूँ, मैं जो समाज का, मैं अपने स्टूडेंटों को बोलता हूँ कि यार तुम 10 साल जॉब कर लो, उसके बाद राजनीति करो। मेरा मानना ये है कि राजनीति में जो समाज का, देश का एक ऐसा तबका है जिसके पास अच्छा विजन है, उसे आना चाहिए, तो देश की राजनीति एक अच्छे डायरेक्शन में जाती है। आखिरी में बताइए कितनी सीटें आएंगी? 8 तारीख को, 5 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा। 60+ सीटें आएंगी। अच्छा, हम सोचे था आप बोलो 70 में 70, एकदम प्रॉपर नेता वाला जो होता है। 60+ सीटें आएंगी। 60+ सीटें आएंगी। अंतिम दिन जनता को सब याद आने लगा कि बिजली का बिल बैठ जाएगी, ऐसे उठ के कि अरे बाप। फिर उसको जब चाय पिए कि झटका लगा, पानी का बिल आ गया भैया, भैया सर। तो अंतिम दिन छोटे छोटे हल्के हल्के झटके लगेंगे। तो जैसे ही वो 8 को 5 को पहुंचेगी, तो झाड़ू जैसे देखेगी वैसे, जैसे आप पिक्चर में देखते हो ना हीरो फ्लैशबैक में जाता है, तो सब फ्लैशबैक में जैसे पहुंचेंगे कि भैया अब 10 साल में इतना पैसा हम लोग बचा लिए, अब खटाखट झाड़ू पे लगे। कटाकट कटाकट। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इस चुनाव को लड़ें और जो भी जिम्मेदारी आपको मिले उसको निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, आपने इतने अच्छे से बातचीत की, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी अगर आप माननीय बने और हम किसी मंत्रालय में आपको देखें, तब भी आप इसी तरीके हमसे बात करें और इसी अंदाज में, इतनी बेफिक्री के साथ हम आपसे सवाल पूछ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।